Hi everybody, my name is Rohit Kumar. Today we are going to start a most important chapter of Indian economy as inflation. आपने शायद इन्फ्लेशन के बारे में सुना होगा, सुना ही नहीं होगा, शायद आपने महसूस भी किया होगा। इन्फ्लेशन जिसे कभी कभी हिंदी में मुद्रास्फीति या साधारण भाषा में उसे महंगाई कहते हैं। आज हम समझेंगे कि महंगाई है क्या। महंगाई के बारे में अगर हम बात करें तो आपने बहुत सारी ऐसी कहानियां और बहुत सारे ऐसे गाने आप लोगों ने बॉलीवुड में सुना होगा। एक तो ऐसा गाना था कि सखी सैया तो बहुत ही कमात है, महंगाई डाइन खाए जाते हैं, है ना। महंगाई के बारे में अगर हम बात करें तो सत्ता या विपक्ष इनके लिए बहुत बड़ी मुद्दा भी होती है। 2014 की पहले की कहानी और आज की भी कहानी को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आप महंगाई से कोरिलेट कर सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि महंगाई है क्या, व्हाट इज इन्फ्लेशन एंड व्हाट इज द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू इन्फ्लेशन, कौन जिम्मेदार है इन्फ्लेशन के पीछे, क्या इन्फ्लेशन के पीछे कोई सत्ताधारी या विपक्ष। पूरी कहानी को हम समझेंगे, जानेंगे कैसे किसी देश के लिए इन्फ्लेशन बहुत बड़ी मुद्दा हो जाती है, कैसे कोई देश इन्फ्लेशन के कारण पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। उदाहरण के तौर पर आप लोगों ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में जर्मनी की हालत देखी होगी। जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन के कारण पूरी राष्ट्र बर्बाद हो जाता है। हाल फिलहाल में आपने वेनेजुएला के बारे में सुना होगा। उसी प्रकार से जिम्बाब्वे की कहानी आपने देखी होगी, या फिर पाकिस्तान कहे या श्रीलंका कहे या स्वयं भारत कहे, सब कहीं ना कहीं हम इन्फ्लेशन से प्रभावित हैं। तो इन्फ्लेशन है क्या, कैसे समझेंगे इन्फ्लेशन के, कैसे एक पेट्रोल के प्राइस हाइक होने के कारण पूरी राष्ट्र के अंदर, पूरी देश के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर में भूचाल सा आ जाता है ना। समझेंगे इन्फ्लेशन है क्या। तो आज की पूरी कहानी में यही चर्चा होगी, इसके पीछे के पूरा रीजन। कुछ प्रश्न है, इसको बाद में हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट हम शुरू करते हैं इन्फ्लेशन से। अगर मैं आपसे पूछूं इन्फ्लेशन के बारे में कि इन्फ्लेशन है क्या, तो साधारण भाषा में आप यही कहेंगे कि इन्फ्लेशन का मतलब तो यही होता है कि किसी वस्तु यानी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ना इन्फ्लेशन है। क्या ये कहना सही होगा क्या? मुझे लगता है कि ये अधूरा सच है। यानी कि सिर्फ किसी वस्तुओं के प्राइस, किसी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ना इन्फ्लेशन नहीं कहलाता है, उसे आप इकोनॉमिक ग्रोथ भी कहेंगे। हालांकि आप इसको समझना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों कपल्स होता है। यूपीएससी 2012 में के आसपास में ये प्रश्न पूछा था कि भाई बिना इन्फ्लेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ की कल्पना नहीं की जा सकती है, यानी यू कैन नॉट बी इमेजिन, आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं बिना इन्फ्लेशन के इकोनॉमिक ग्रोथ। आज ग्रोथ की अगर हम बात करें, आज भारत, इंडिया विश्व की 5वीं सबसे बड़ा वाला देश है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, यानी कि कह सकते हो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला देश भारत है। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन तो होगा, लेकिन एक लिमिटेशन होना चाहिए। इन्फ्लेशन को मतलब समझने के लिए ऐसा नहीं कि भाई एक लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए भारत देश के अंदर में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा, मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा हमें इन्फ्लेशन को टारगेट किया जाता है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग पढ़ना होता है, क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा आप इन्फ्लेशन को आप नहीं बढ़ा सकते। जैसे भारत देश के अंदर में मिनिमम 2% और मैक्सिमम 6% की बात की जाती है इन्फ्लेशन को लेकर, 2 मिनिमम 2 और 6, इट्स कॉल्ड टू इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो अगर मैं आपसे पूछूं साधारण सी भाषा में कि इन्फ्लेशन है क्या, तो सिंपल सी बात, आप भी सामान्य लोग की तरह यही कहेंगे कि भाई गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ना ही इन्फ्लेशन कहलाता है। जाहिर सी बात है यही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक दुकानदार है, उसके मन में ये कल्पना है, वो भी चाहता है कि भाई उसके गुड्स के प्राइस बढ़े ताकि उसको अधिक से अधिक मुनाफा भी हो, है ना। तो गुड्स का, अब मान लिया सपोज दैट, मैं उदाहरण के तौर पर आपको कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा। यहां पर अगर हम देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि मान लिया आप कहते हैं कि 1 केजी अगर अनियन का कॉस्ट 20 रुपीज है, 1 केजी अनियन का कॉस्ट 20 रुपीज है 2012 में, सपोज है 2020 में, और आपकी सैलरी 10,000 महीने की है ना, 10,000 महीने की सैलरी है। लेकिन अगले साल यही अनियन का कॉस्ट जो है आपको 30 रुपया हो जाता है 1 केजी, और आपकी 2021 में और सैलरी इसकी हो जाती है आपकी 50,000। तो आप कहेंगे कि भाई इसमें तो किसी वस्तु, किसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस तो बढ़ा, प्राइस बढ़ा, लेकिन प्राइस के साथ साथ आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है। पहले सैलरी आपकी 10,000 हुआ करता था,
अब आपको 50,000 हो गया, अभी भी आप 30 रुपए के हिसाब से 30 रुपीज पर केजी के अकॉर्डिंग आप खरीद सकते हैं। मतलब यह कहने का तात्पर्य हुआ कि सिर्फ प्राइस का बढ़ना जो है ना, इन्फ्लेशन नहीं कह सकते। किसी भी गुड्स सर्विसेज के प्राइस बढ़ना इन्फ्लेशन नहीं। अगर मान लिया कि इस व्यक्ति में अगर आप देखें कि अगर आपकी सैलरी 10,000 ही होती और अगर किसी वस्तु का प्राइस बढ़ता, तब आप कह सकते थे कि इन्फ्लेशन है मार्केट में। यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ने के कारण अगर आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, यानी कि अब 20 रुपए में आप 1 केजी नहीं खरीदने वाले हैं, अब आपको 1 केजी खरीदने के लिए 30 रुपीज देना पड़ेगा, यानी उस 20 रुपीज की वैल्यू कम हो गई। तो यहां से इस बात से एक बात समझ में आपको आ गई होगी, क्या समझ में आई होगी कि साहब की इन्फ्लेशन क्या है? राइज इन द जनरल लेवल ऑफ द प्राइस इन द पीरियड वेयर द सेम मनी बाय द लेस। अब ये 20 रुपीज पहले 1 केजी खरीद पा रहा था, लेकिन अब 20 रुपीज प्राइस बढ़ने के कारण अब वो 20 रुपीज 1 केजी ऑनियन को नहीं खरीद पा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम पार्ट की बात कर सकते हैं, और वो आपको आता है परचेजिंग पावर। तो मतलब ये हुआ कि इट इज द राइज इन द जनरल लेवल ऑफ द प्राइस इन द पीरियड वेयर द सेम मनी बाय लेस देन इट डिड टू अ प्रीवियस पीरियड। यानी पिछले से, मतलब कह सकते हो कि इन्फ्लेशन के कारण व्यक्ति की, राष्ट्र के लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, खरीदने की शक्ति कम हो जाती है, तब हम आपको इन्फ्लेशन कह सकते। तो ये बातें तो इन्फ्लेशन हुई। उसी प्रकार से इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन होता है, यानी महंगी, और उसका उल्टा आप सस्ता कहते हैं। ऐसे कई टर्म है इन्फ्लेशन के बारे में आपको जानना चाहिए। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, रिसेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन के पीछे की कहानी क्या है, इन सभी चीजों को आप डिटेल से आप पढ़ेंगे और समझेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको इन्फ्लेशन चीजें समझ में आ गई होगी कि जब किसी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ने के कारण आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाए, खरीदने की शक्ति कम हो जाए, तो आप उसे इन्फ्लेशन कहेंगे, यानी कि उस करेंसी की वैल्यू जो है कम हो जाती है। लेकिन अब यहां पर एक दूसरा शब्द है जिसका नाम है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन। डिफ्लेशन जो है ना, उल्टा है। अब एक चीज, एक और भी शब्द आपको पढ़ने को मिलेगा, डिसइन्फ्लेशन आएगा। डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों अलग अलग है। आप लोगों ने बहुत सारे बिग बिलियन डे, आप लोग दिवाली, होली पर आप लोगों ने सुना होगा और उसका आप लोगों ने लाभ भी उठाया होगा। मार्केट के लोग जो है, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, बेचने वाले लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं इसी तरीके का यूज करके आपको मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। दरअसल वो आपका डिफ्लेशन नहीं, डिसइन्फ्लेशन होता है। मैं आपको समझाऊंगा कि डिफ्लेशन है क्या। डिफ्लेशन इसका जस्ट उल्टा होगा, यानी कि सिंपल सी बात है कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस कम होने के कारण परचेजिंग पावर यहां पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसे आप डिफ्लेशंस कह रहे हैं। यानी कि डिफ्लेशंस हैपन नेचुरली व्हेन द मनी सप्लाई ऑफ इकोनॉमी फिक्स हो जाए, या फिर आप कह सकते हैं सिंपल सी बात है कि जनरल लेवल ऑफ द प्राइस है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो डिक्लाइन हो जाता है, वो 0% से नीचे चला जाता है। जो आपकी जो बेस प्राइस है उस बेस प्राइस से भी नीचे चला जाए तो आप उसे डिफ्लेशन। हालांकि डिफ्लेशन कोई अच्छी चीज नहीं है। आप लोगों ने कहावतें सुनी होगी कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके सिर खाजा। ये जो टके सिर है, यानी कि सब कुछ सस्ता होना ही सही नहीं। अगर मान लिया एक पल के लिए अगर हर चीज सस्ती हो जाए, हर चीज डिफ्लेशन हो जाए, तो भाई प्रोडक्शन का मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगा। लोग जो है बेचना ही नहीं चाहेंगे, बोले भाई सब चीज सस्ता है, कौन खरीदा, हमारा मोटिवेशन ही नहीं बिजनेस करने का, है ना। तो कहने का मतलब कि सब कुछ सस्ता होना यानी इकोनॉमी ग्रोथ डिक्लाइन हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, ग्रोथ ही नहीं होगी इकोनॉमी की। तो ग्रोथ नहीं होगा तो मोटिवेशन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, है ना। तो ये कहावतें आप लोग कभी कभी वो आपको बताती है। तो चलिए ये बातें तो आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब मैं आपको ये इसके माध्यम से बताऊं तो साधारण सी भाषा में आपको समझ लीजिए, डिफ्लेशन आप लोगों ने समझा। इन्फ्लेशन क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ रही है और उसके कारण से परचेजिंग पावर कम हो रहा है। डिफ्लेशन क्या है आपका, गुड्स एंड प्राइस के
जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस कम होने के कारण परचेजिंग पावर हमारा क्या हो रहा है, यहां पर बढ़ जा रहा है। यानी कि अगर मान लिया कि अनियन का प्राइस 20 रुपीज से घटकर 5 रुपीज पर केजी हो गया है ना, तो बंदा क्या करेगा भाई, जो बंदा 1 केजी अनियन खरीदना चाहता था वो 5 केजी 4 केजी खरीदेगा, है ना, तो परचेजिंग पावर बढ़ गया आपका। तब चलिए अब यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं टर्म की बात कर रहा हूं जिसका नाम है डिसइंफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन क्या है? ये टर्म यूपीएससी में कई बार पूछे गए। बहुत सारे बच्चों को इस बात की कंफ्यूजन होती है कि सर डिसइंफ्लेशन और डिफ्लेशन क्या दोनों सेम है क्या? जी नहीं, हमारी सरकार जो है कभी कभी इसका बड़ा फायदा उठाती है डिसइंफ्लेशन का। अब जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझा देता हूं, पेट्रोल का कॉस्ट जो हाल फिलहाल में न्यूज में भी कहा रहा है कि भाई हमारी मोदी सरकार जी ने 2 रुपये पेट्रोल का कॉस्ट जो है, डीजल का कॉस्ट कम कर दिया। चारों तरफ एकदम नारे लगने लगे कि क्या बात है, सरकार जो हर जगह मीडिया वाले कि 2 रुपये कम हो गया, कम हो गया। तो ऐसा मान लिया, मैं उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक समझाना चाहता हूं साधारण सी भाषा में कि ये मान लीजिए कि 2014 है यानी 2014 है, यहां से सरकार बदली। मैं एक्चुअली कोई पॉलिटिकल विचारधारा से ये इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, आपको क्लियर हो जाए इसके बारे में, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। 2014 में मान लिया पेट्रोल का कॉस्ट 70 रुपीज हुआ करता था, मान लिया, मैं बार बार मान रहा हूं 70 रुपीज हुआ करता था पर लीटर, यानी 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट 70 रुपीज 2014 में। अब ये इसकी कॉस्ट बढ़कर चली गई, आप देखें तो 105 के आसपास, या कहे तो 110 रुपीज मान लिया, सपोज दैट 110 रुपए की अगर हम बात करें पर लीटर चला जाता है। इट्स कॉल्ड टू इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन है क्योंकि भाई ये बेस ईयर है आपका, ये बेस प्राइस है आपका, ये जीरो है आपका लेवल है। अब यहां से प्राइस बढ़ रहा है यानी कि ये क्या हुआ, इन्फ्लेशन हुआ। अब चुनाव का टाइम है भाई, तो चुनाव का टाइम है तो जाहिर सी बात है कि अगर इतना ज्यादा प्राइस होगा तो जनता सवाल पूछेगी कि साहब आप तो इसका प्राइस बहुत ज्यादा है, आप तो कहते थे कि भाई इसका प्राइस कम होना चाहिए। तब हमारी सरकार ने क्या हुआ कि 110 से इसे घटाकर अब 105 रुपये कर दिया। मान लिया कि अभी जो इसका प्राइस कम, अब 110 रुपया था इन्फ्लेशन, लेकिन 110 से घटाकर कितना किया, 105। 105 होते ही सब लोग लगा कि भाई पेट्रोल का दाम 5 रुपया कम हो गया, 5 रुपीज कम हो गई, 5 रुपीज कम हो गई, तो 5 रुपीज कम हो गई, सब लोग खुश हैं, डिफ्लेशन आ गया। एक्चुअली डिफ्लेशन है डिसइन्फ्लेशन, यानी कि स्लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ, उसका जो पेस है, यानी कि जिस रेट से बढ़ रहा था उस रेट से थोड़ा सा उसको कम किया गया, ये आपका डिसइन्फ्लेशन है, आपका स्लोइंग पेस डिसइन्फ्लेशन हुआ। पहले बढ़ रहा था अब घटकर 105 हो गया, यानी अभी भी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कब कहे जाएंगे, जब 70 नीचे 70 से घटकर 60 रुपीज पर लीटर अगर हो जाए तब इसको हम डिफ्लेशन कहेंगे। यानी कि इस सरकार में पेट्रोल का कॉस्ट बहुत ही सस्ता हो गया। पहले 70 हुआ करता था, अब 60 रुपया हो गया। तो 60 रुपया अगर हो जाता तो हम इसको बोलते हैं डिफ्लेशन बोलते, इसे क्या बोलेंगे, डिफ्लेशन बोलेंगे। लेकिन 105 रुपया है तो इसको हम डिसइन्फ्लेशन बोलेंगे, और 110 रुपया है तो इसको आप इन्फ्लेशन बोलेंगे। तो इन्फ्लेशन में गुड्स एंड सर्विसेज का जो रेट है, उसका प्राइस है वो बढ़ता जाता है, और डिसइन्फ्लेशन में जो इन्फ्लेशन जो है, रेट ऑफ जो चेंजेस है, रेट ऑफ जिस तरीके से वो अगर थोड़ा कम हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिसइन्फ्लेशन। सो बिग बिलियन डे में भी यही होता है कि मान लिया कि कोई वस्तु है, कोई चीजें हैं, है ना, अब उसका प्राइस 50 रुपीज है, अब 50 रुपीज से उसने 100 रुपीज कर दिया, और सडनली जो है दिवाली के नाम पर, दशहरा के नाम पर इसका कॉस्ट 70 रुपीज कर दिया। अब सबको लोग लगा कि भाई 70 रुपए में मिल रहा था, अब ये 100 रुपीज में मिल रहा था, अभी 70 रुपीज में मिल रहा है, यानी 30 रुपीज का छूट है आपका। तो एक्चुअली छूट नहीं है, इसका ओरिजिनल कॉस्ट 50 रुपीज हुआ करता था, है ना। तो बिग बिलियन डे जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो भी डिसइन्फ्लेशन का प्रयोग करती है, आपको मूर्ख बनाती है, आपको एक तरीके से आपकी साइकोलॉजी के साथ वो खेलती है। ये है आपका कॉन्सेप्ट यहां पर। मैं आशा करता हूं कि इस चीजों को समझा होगा। इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इन्फ्लेशन हमेशा बढ़ रहा है। डिसइन्फ्लेशन में देखो कि वही इन्फ्लेशन थोड़ी सी क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है, उसके रेट कम हो रहे हैं। रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है स्लो होना डिसइन्फ्लेशन कहलाता है। लेकिन यहीं पर देखो आप, इसी बेस के आधार पर जब ये नीचे चला जाए
प्राइस है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उससे हम बोलेंगे डिफ्लेशन बोलेंगे, यानी चीजें सस्ता हो जाना। यहां पर डायन है, महंगाई खाए जाता है, और यहां पर टके से भाजी टके से खाजा वाले कॉन्सेप्ट को आप यहां पर समझ सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ही हम टर्म को पढ़ते हैं रिसेशन। रिसेशन को साधारण भाषा में या हिंदी में से मंदी कहते हैं, है ना। रिसेशन है क्या? दरअसल रिसेशन जो है स्लो ग्रोथ रेट के बारे में हम चर्चा करती है, मार्केट में डिमांड ही खत्म हो जाना। आप जाएंगे दुकानों पर और पूछेंगे कि आजकल कैसा चल रही है आपकी दुकान, बोलते हैं आजकल बहुत ज्यादा मंदी है। मंदी यानी कि डिमांड कम हो गया, मंदी यानी कि रिसेशन चल रहा है, डिमांड ही नहीं है। अब जब डिमांड ही नहीं होगा तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, डिमांड नहीं होगा तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, क्योंकि भाई इंप्लॉयमेंट की जरूरत ही नहीं है, और फाइनली जो है ना इकोनॉमिक ग्रोथ भी नीचे चला जाएगा, आपको घटने लगेगा, है ना। तो ये प्रोसेस आप इन चीजों को समझने की हम कोशिश करते हैं इस तरीके से। अब इन्फ्लेशन के पीछे का कारण क्या है? आपके मन में प्रश्न होगा कि सर आप ये बताएं कि बात सही है, इन्फ्लेशन को तो हमने समझ लिया कि इन्फ्लेशन ये होता है, इन्फ्लेशन के पीछे का कारण क्या है? What is the reason behind to inflation? कौन है इसके पीछे का जिम्मेदार? क्या सरकार इसके पीछे जिम्मेदार है? क्या इसके पीछे की कहानी क्या है? दरअसल आप इकोनॉमी को पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स की अगर हम चर्चा करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी, यानी इकोनॉमिक्स डिवाइडेड इन टू पार्ट, है ना। दो भागों में डिवाइड किया गया, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो इट्स इंडिविजुअल्स यूनिट की बात करते हैं, वहीं पर अगर हम मैक्रो की बात करते हैं इट मींस ओवरऑल इन्फ्लेशन इज अ पार्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमी, है ना। इन्फ्लेशन मैक्रो इकोनॉमी का पार्ट है, जबकि माइक्रो इकोनॉमी इट्स इंडिविजुअल यूनिट की बात करता है, मैक्रो इकोनॉमी जो बात करता है ओवरऑल की बात करता है। ध्यान से इस चीजों को हम समझेंगे। यहां पर इन्फ्लेशन की बात करते हैं। अब इन्फ्लेशन में दो चीजें हैं, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश, यानी कि कह सकते हो कि इन्फ्लेशन, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन दो चीजों के कारण से आता है, डिमांड के कारण से, है ना, डिमांड पुश और आपका कॉस्ट पुश की बात करें। अब समझेंगे कि डिमांड क्या है तीन तरीके से। डिमांड क्या है? जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जाहिर सी बात है कुछ जनसंख्या को फुलफिल करने के लिए अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है तो हमें उस डिमांड को पूरा करने के लिए उसके प्राइस को बढ़ाना होगा, तो डिमांड पुल की बात करते हैं। उसी प्रकार से हम कॉस्ट पुश की प्रोडक्शन बेसिस के आधार पर हम सोचते हैं। और तीसरा जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस है, बहुत सारे ऐसे कल्पना कर रहे हैं कि भाई इन्फ्लेशन होना चाहिए। जैसे मान लिया कि बहुत सारे ऐसे, अगर हम बात कर सकते हैं कि बहुत सारे बिजनेसमैन चाहते हैं कि भाई उसकी वस्तुओं का, उसके गुड्स का प्राइस जो है दिन पर दिन बढ़े ताकि उसको अधिक से अधिक मुनाफा हो। तो उनका एक्सपेक्टेशंस है कि मार्केट में इन्फ्लेशन रहेगा तो हमें अधिक से अधिक फायदा होगा। पर ये इतना रीजन काफी नहीं है, इसको हम अच्छी तरीके से समझते हैं। कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन की कल्पना करेंगे कि व्हाट इज द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के पीछे का कारण क्या है। तो दो फैक्टर है, ध्यान से इस फैक्टर को समझिएगा। पहला फैक्टर है आपका डिमांड और दूसरा फैक्टर है आपका सप्लाई। दो चीजें हैं, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के ही कॉन्सेप्ट के बेस के आधार पर इन्फ्लेशन को हम ज्यादातर समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि इन्फ्लेशन के द्वारा जो है विद्वानों ने इसको कई बार, शुरुआती दौर में भारत के अंदर में अगर मेजरमेंट पैरामीटर था तो डिमांड एंड सप्लाई था, लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ, उसके कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट हुआ, डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स जो है बीच में आते रहे। तो यहां पर अगर मेनली फैक्टर की बात करें तो डिमांड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो डिमांड क्या है? व्हाट इज द डिमांड? डिमांड कैसे होगा भाई? सबसे पहला डिमांड है आपका मनी सप्लाई। आपको याद होगा, साधारण सी बात है, अगर आप छात्र हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो अभी आपके पास जो है बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में पैसे होंगे। कल का अगर आप ऑफिसर बन जाते हैं, आपके पास बहुत सारे पैसे आने लगेंगे, चाहे व्हाइट मनी हो या ब्लैक मनी हो। तो जब आपके पास बहुत सारे पैसे आएंगे, आपकी जो है आपकी सैलरी बेहतर, आपको अच्छी सैलरी आएगी, तो साथ साथ में आपकी डिमांड, वो पैसे की जरूरत क्यों है हमें? साधारण सी बात, अगर मैं अभी यहां पढ़ा रहा हूं तो मुझे भी पैसे की जरूरत है, तो पैसे की जरूरत क्यों होती है? कहीं ना कहीं डिमांड को फुलफिल करना, या नहीं? यानी कि हमारे पास जैसे ही मनी का सप्लाई बढ़ेगा, हमारे पास पैसे बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है हमारा डिमांड भी बढ़ेगा। और हमारे जैसे लाखों लोगों का डिमांड जब बढ़ेगा, लेकिन प्रोडक्शन अगर कांस्टेंट है और डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि अगर मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ता है तो डिमांड बढ़ेगा। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मनी सप्लाई कौन बढ़ाएगा? जाहिर सी बात है मनी सप्लाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बढ़ा सकती है मॉनिटरी पॉलिसी के थ्रू। मॉनिटरी पॉलिसी के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, मैं ऐसा मानता हूं,
है ना, लेकिन नहीं तो फिर भी हम समझेंगे। सो मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई के द्वारा टैकल किया जाता है, वहीं पर अगर हम बात करें कि अभी इलेक्शंस का टाइम है, तो बहुत सारे जो रेवड़ी वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस वादे कर रहे होंगे या फिर कि भाई हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम इस तरीके के वेलफेयर स्कीम्स आपको चलाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के 1-1 लाख रुपया हम सभी महिलाओं के अकाउंट में हम दे देंगे। जैसे कि पिछले सरकार ने कहा कि 15-15 लाख आपके, अब मान लिया कि 15-15 लाख रुपया अगर हमारे अकाउंट में आ गए होते, तो एक बार सोचने वाली बात है कि अगर सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपया आता तो मार्केट में कितना इन्फ्लेशन होता, क्योंकि मार्केट में मनी सप्लाई बहुत तेजी से होता है। मनी सप्लाई बढ़ने के कारण डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि इन्फ्लेशन भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो एक कारण इसका होगा कि मनी सप्लाई बढ़ने के कारण डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ने के कारण आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा। दूसरा आपका डिस्पोजल इनकम है आपका, इसके बारे में भी हम समझेंगे। पर्सनल इनकम को समझना होगा, डिस्पोजल इनकम को। अगर आपकी डिस्पोजल इनकम यानी कि आपकी खुद की इनकम जिससे आप खर्चा करते हैं आप खुलकर, वो अगर आपका बढ़ता है तो जाहिर सी बात इन्फ्लेशन बढ़ेगा। उसी प्रकार से पब्लिक एक्सपेंडिचर, बजट सरकार आत्मनिर्भर भारत लेकर आई, सरकार जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेलफेयर स्कीम्स लेकर आती है, लोग जनता के पास पैसा बढ़ेगा, जनता के पास पैसा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि भाई आपको इन्फ्लेशन बढ़ेगा। कंज्यूमर स्पेंडिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, अगर चीप मॉनेटरी पॉलिसी होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को बहुत ही सस्ता कर देती है, तो ही इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा आपका, है ना। अगर टाइट कर देगा तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कर्ज ले लेकर पैसे खर्च कर रहे हैं। अक्सर सरकार ऐसा काम करती है कि सरकार के पास पैसे नहीं होता है, सरकार बजट डेफिसिट होता है, घाटे में चल रही होती है सरकार, इसके बावजूद भी सरकार जो है लोगों से पैसा लेकर, चाहे वो लोगों के तौर पर हम एक्सटर्नल मार्केट कहें या इंटरनल मार्केट कहें, चाहे आईएमएफ कहें, वर्ल्ड बैंक कहें, आप कहें एडीबी की बात करें, हम डिफरेंट डिफरेंट जो सोर्सेज है वहां से पैसे उठाकर सरकार जब पैसा खर्च करती है तो उसको हम डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं। यानी पैसा नहीं है साहब, लेकिन इसके बावजूद भी हम पैसा खर्च कर रहे हैं कर्ज लेकर, इसको हम डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं, जिसके कारण से मार्केट में इंफ्लेशन आएगा, है ना। उसी प्रकार से प्राइवेट सेक्टर की बात करें, एक्सपांशन की बात करें, जनसंख्या, आज ईश्वर की कृपा से भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन गया। इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड राइट नाउ, है ना। तो जब दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या बढ़ा तो उस जनसंख्या को खिलाने के लिए, है ना, हमें प्रोडक्शन अगर नहीं बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। यानी कि अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। यानी भारत में अगर इन्फ्लेशन को कम करनी है, कंट्रोल करनी है, तो हमें पॉपुलेशन पॉलिसी पर भी ध्यान देना होगा, यानी फैमिली प्लानिंग पर भी ध्यान देना होगा, जनसंख्या को कम करने पर भी विचार करने की आवश्यकता है ना। यानी आप देखो कि भारत एक ऐसा देश है, 2.4% हमारे पास लैंड है और मोर देन 80% हम लोग 18% आप कह सकते हैं कि विश्व का, वर्ल्ड का पॉपुलेशन यहां पर रहती है। तो उस जनसंख्या को कौन खिलाएगा, कैसे खिलाएगा, ये सोचने वाली बातें हैं। तो उस गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस भी बढ़ेगा। तो ये आप कह सकते हैं पॉपुलेशन बढ़ने के कारण, ब्लैक मनी के कारण। आप देखो हमारे पास इनकम अगर सैलरी से 80,000 की सैलरी है, 80,000 महीने की मिलती है और 8 लाख महीने को अलग से ब्लैक मनी आती है, तो जाहिर सी बात है उस ब्लैक मनी को हम तो इसलिए ले रहे हैं ताकि उसको खर्चा करें, तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगा उसके कारण से। तो ब्लैक मनी के कारण, रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट के कारण, एक्सपोर्ट बढ़ने के कारण, इन सभी रीजन के कारण से डिमांड बढ़ेगा, और जब डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। उसी प्रकार से आप दूसरी तरफ चलते हैं, सप्लाई। अगर हम सप्लाई की बात करते हैं, अब सप्लाई के पीछे की कहानी को आप समझिए कि कैसे सप्लाई के कारण, सिंपल सी बात है कि मान लिया कि अगर किसी मार्केट में, अगर एक मार्केट है और उस मार्केट में 100 केजी फ्रूट्स का डिमांड है, लेकिन किसी कारण से डेली 100 केजी, किसी कारण से 50 केजी ही फ्रूट्स मार्केट में आता है, बारिश हो जाती है और बारिश होने के कारण से पूरी तरीके से हाईवे जैम हो जाता है और उस मार्केट में फ्रूट सही टाइम पर नहीं आती है और वो 50 केजी ही मात्र होता है। तो आप बताइए कि 50 केजी, 50 केजी जो फ्रूट्स है उसका ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना सप्लाई होना था उतना सप्लाई नहीं हो पाया। तो आप कह सकते हो कि प्रोडक्शन में शॉर्टेज होने के कारण प्राइस बढ़ सकता है, यानी कि जितना डिमांड है मार्केट में उतना आप सप्लाई नहीं कर पा रहे, डिमांड और सप्लाई के बीच में मिसमैच हो रहा है, आपका डिफरेंसेस आ रहे हैं।
तो जाहिर सी बात है कि इन्फ्लेशन आपका होगा। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के कारण, नेचुरल क्लैमिटी के कारण। आप देखिए कुछ दिन पहले की बात है, टोमेटो का कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ा था। इसके पीछे एक रीजन कहा गया था नेचुरल क्लैमिटी, यानी कि टोमेटो पूरी तरीके से मार्केट में, पूरी खेतों में बर्बाद होने के कारण से इसका प्राइस बढ़ रहा है। मान लिया कि किसानों की लहलहाती हुई फसल अचानक बर्बाद हो जाए, तो वो फसल तो ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली मार्केट में ही आने वाला था ना, है, तो उसका प्राइस बढ़ेगा आपका। तो ये कह सकते हो आर्टिफिशियल आपको स्कैरसिटी हम लोग करते हैं। जानबूझ के बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियली इन्फ्लेशन क्रिएट करते हैं, शॉर्टेज करने की कोशिश करते हैं, सप्लाई को रोक देते हैं, है ना। तो इसके कारण से आप कह सकते हैं। उसी प्रकार से एक्सपोर्ट बढ़ने के कारण, या फिर आप लॉ ऑफ द ये तरीके से इंटरनेशनल फैक्टर, इन सभी चीजों के कारण से, लेबर के कॉस्ट बढ़ने के कारण, मतलब बहुत सारे ऐसे रीजन हैं, इसके फैक्टर हैं जिस फैक्टर के कारण से इन्फ्लेशन आपको मार्केट में बढ़ता है। ये बातें आप चर्चा वाली हो गई, आपको समझ में आ गया। अब थोड़ी सी मैं चर्चा करता हूं कि साहब आपने सही बोला, कारण आपने बता दिया, फैक्टर बता दिया कि भाई कितने फैक्टर हो सकते हैं इन्फ्लेशन का। फैक्टर के अलावा अगर हम बात करें, चर्चा करें, अगर हम टाइप की बात करें, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इन्फ्लेशन होते हैं। हालांकि क्लास बहुत ही लंबा, इन्फ्लेशन छोटा चैप्टर नहीं है, फिर भी मैं इसे शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर हम बात करें इन्फ्लेशन को हम क्लासिफाई करने की अगर हम कोशिश करते हैं, तो क्लासिफाई हम राइज इन द प्राइस के बेस के आधार पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम कॉजेज के बेस के आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं, टाइम ऑफ अकरेंस के बेस के आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं, और टाइप ऑफ इन्फ्लेशन और भी ऐसे इन्फ्लेशन है जिसके कारण से हम कर सकते हैं। अगर हम बात करें राइज यानी रेट की बात करें, अगर या प्राइस की बात करें, तो एक इन्फ्लेशन आपका क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। उसी प्रकार से कॉजेस की बात करें तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, सेक्टोरल इन्फ्लेशन, डेवलपमेंट इन्फ्लेशन। उसी प्रकार से टाइम अकरेंस की बात करें, वॉर टाइम इन्फ्लेशन, पोस्ट टाइम इन्फ्लेशन, पीस टाइम इन्फ्लेशन। उसी प्रकार से अदर टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, स्ट्रक्चरल मेकअप आपका, मार्कअप, ओपन इन्फ्लेशन और सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। ये सारे टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है जिसके बारे में आपको डिटेल से हम चर्चा कर सकते हैं। मैं दो चार के बारे में अभी मैं बताना चाहूंगा क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी। सबसे पहले अगर हम बात करें क्रीपिंग इन्फ्लेशन की बात करें, क्रीपिंग इन्फ्लेशन साधारण भाषा में अगर बोले रेंगती हुई मुद्रास्फीति, या फिर हम क्रीपिंग की बात कर सकते हैं। आपका जो है यहां पर इन्फ्लेशन 1% से सिंगल डिजिट में बढ़ रहा है। अगर अभी इस साल किसी कॉस्ट का 100 रुपीज है तो अगला साल 102 रुपीज होता है, 103 रुपीज, 104 रुपीज। यानी इन्फ्लेशन जो है 1% to 3% यानी सिंगल डिजिट में बढ़ रहा हो। 0 से 1 से लेकर 4% के बीच में अगर है तो आप उसे हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन कह सकते हैं। और ये जो है ना इकोनॉमी के लिए अच्छा है, यानी कि आप कह सकते हो इकोनॉमी ग्रोथ की अगर हम बात करें, पॉजिटिव इकोनॉमी ग्रोथ की अगर हम बात करें, तो ये इन्फ्लेशन जो है किसी भी देश के लिए अच्छी बात होती है। इसमें ना तो जनता ज्यादा परेशान होती है और आपके साथ साथ में जितने भी बिजनेसमैन लोग होते हैं उनके लिए भी भला होता है, यानी इकोनॉमी ग्रोथ के लिए बेस्ट माना जाता है। उसी प्रकार से वॉकिंग इन्फ्लेशन जो रेट डबल डिजिट में चला जाए, 10%, 50%, 20%, लेकिन रनिंग इन्फ्लेशन थोड़ा और तेजी से बढ़ रहा है ना। लेकिन ये जो इन्फ्लेशन है साहब, हाइपर इन्फ्लेशन जिसको आप कह रहे हैं, हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन की अगर हम कहानी की बात करें तो आप लोगों ने वर्ल्ड वॉर की कहानी पढ़ा होगा। वर्ल्ड वॉर में दो राष्ट्र, अगर हम सेंट्रल अलायंस एक तरफ और दूसरी तरफ हम अलाइज कंट्री की बात करते हैं, सेंट्रल अलायंस और अलाइज कंट्री के बीच में युद्ध होता है। युद्ध में जर्मनी जो है इस युद्ध को हार जाता है। अब जर्मनी जब इस युद्ध को हारता है तो बाकी के जितने भी अलाइज कंट्री थे उन्होंने ये कहा कि युद्ध की जिम्मेदारी जर्मनी को लेनी पड़ेगी, यानी कि जर्मनी को पूरी जो वॉर का कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब जर्मनी इस प्रेशर के कारण जो है अपने देश में इतना करेंसी प्रिंट आउट करता है, इतनी करेंसी प्रिंट आउट करता है कि वहां की करेंसी की जो वैल्यू है, जो मार्क है, उसकी वैल्यू ना के बराबर हो जाती है, यानी कि हाइपर इन्फ्लेशन। वहां लोग ट्रॉली से पैसे लेकर जाते हैं, है ना, ट्रॉली से पैसे लेकर जाते हैं भर भर के, और आपके पॉकेट में ब्रेड के टुकड़ा लेकर आते हैं। ऐसी हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिली आपको जर्मनी के अंदर में आपका, यानी कि कह सकते हैं वहां पर सब लोग लखपति हैं,
है ना, सब लोग करोड़पति है, यानी कि करोड़पति के साथ साथ रोडपति होना ही हाइपर इन्फ्लेशन है, यानी उस करोड़पति की कोई वैल्यू नहीं होती है ना, किसी पति के लायक ना होना आप कह सकते हैं। तो ये हाइपर इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट है आपका, यानी कि हाइपर इन्फ्लेशन में पैसे, मनी जो है, उस मनी की वैल्यू नेग्लिजिबल यानी जीरो के बराबर होती है, नील हो जाती है, उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। उसी प्रकार से डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करें, जाहिर सी बात है, अभी आप लोगों ने देखा कि भाई डिमांड बढ़ने के कारण मार्केट में इन्फ्लेशन हो रहा है, चाहे डिमांड पॉपुलेशंस के कारण हो, चाहे डिमांड पॉल्यूशंस के कारण हो, चाहे डिमांड मनी के सप्लाई के कारण हो, चाहे डिमांड जो है किसी न किसी कारण से डिमांड अगर बढ़ रहा है और उसके कारण से अगर इन्फ्लेशन आ रही है तो उसे डिमांड इन्फ्लेशन। उसी प्रकार से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात करो, है ना, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब यहां पर कॉस्ट में पुशअप हो रहा है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कि जो प्रोडक्ट 100 रुपीज में मिलता था 120 या 30 में मिल रहा है, उसके पीछे रीजन है कि भाई लेबर का कॉस्ट बढ़ गया, यानी कि उसके कंपोनेंट का कॉस्ट बढ़ गया, यानी कि आप प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने के कारण कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रहा है। उसी प्रकार से सेक्टोरल इन्फ्लेशन कर सकते हैं, डिफरेंट सेक्टर की बात करें, आप लोगों ने सेक्टर पढ़ा होगा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, क्वाड्रेटरी, क्विनरी, ये सारे सेक्टर जो हैं सेक्टोरल वाइज के बेस के आधार पर डेवलपमेंट इन्फ्लेशन कर सकते, ये सारे टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है जिसकी चर्चा काफी डिटेल में हालांकि हम लोग करेंगे, लेकिन फिर भी वॉर टाइम इन्फ्लेशन की बात करो, अभी देखो रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है, फिलिस्तीन की बात करो, इजराइल और फिलिस्तीन की बात करें, अब उसके कारण से इंटरनेशनल मार्केट पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, आपका वर्ल्ड के मार्केट पर, तो उसके कारण से इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा तो इसलिए वॉर टाइम इन्फ्लेशन कहते हैं। उसी प्रकार से वॉर के बाद का इन्फ्लेशन जिसको पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन कहते हैं, कि कभी कभी सरकार जो है जानबूझ के वस्तुओं के प्राइस कम कर देती है कि भाई अभी वॉर चल रहा है, अभी प्राइस मत बढ़ाओ, लेकिन उस प्राइस को कंपनसेट करने के लिए जो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है युद्ध खत्म होते उसके प्राइस बढ़ा देते हैं, तो उसे पोस्ट इन्फ्लेशन। उसी प्रकार से पीस टाइम इन्फ्लेशन कर सकते हैं। ये सारे इन्फ्लेशन है, स्ट्रक्चर के कारण, मार्कअप के कारण, ओपनिंग, ये सारे कारण जो है इन्फ्लेशन का कारण है, जो कि हम चर्चा और भी कर सकते हैं। यही कहानी जो है जिसके बारे में हमने आपको बताने की कोशिश की। हालांकि इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, उसी प्रकार से मेजरमेंट पैरामीटर की हम बात करते हैं, कितने तरीके से इन्फ्लेशन को हम मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, जिसको सीपीआई मेथड और डब्ल्यूपीआई मेथड भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं। आज के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई हो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।